नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है अलास्का और उस अलास्का के अंदर एक बहुत गर्म मीटिंग होनी है डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच ये मीटिंग होनी है। लेकिन इस मीटिंग का एजेंडा जो है वो ट्रंप ने क्लियर कर दिया है। इस मीटिंग का एजेंडा है रूस यूक्रेन की जंग को कैसे रोका जाए। अब लोग तो ये मान रहे थे कि इस लड़ाई का कुछ ना कुछ रिजल्ट इस मीटिंग से निकलेगा, कुछ ऐसा हल निकलेगा जिससे लड़ाई रुक सके। लेकिन मीटिंग में जाने से पहले ही ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ ज़ेलेंस्की को बल्कि यूरोप के जो और देश हैं उनके भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि उनके बयान में कुछ ऐसी बातें हैं जिसने इस जंग के रुख को, इनफैक्ट जो पूरा जियोपॉलिटिकल माहौल है उसको बदल के रख दिया है। ये जो मीटिंग होनी थी मुर्तज़ा, मीटिंग में तो अभी वक्त है, लेकिन मीटिंग से पहले इतनी ज़्यादा हलचल हो गई और ट्रंप ने जो कहा उसने तो लोगों के होश उड़ा दिए। बिल्कुल सुहेल, ट्रंप ने कहा है कि जो ज़ेलेंस्की है उनको भी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी और पुतिन जो है उनको भी अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि ज़मीन कौन सी देनी पड़ेगी। भाई, युद्ध जो हो रहा है वो है यूक्रेन के इलाके में हो रहा है, पूर्वी यूक्रेन में हो रहा है, और दोनों जो फोर्सेस हैं, दोनों तरफ की सेनाएं जो हैं वो डोनबास के आसपास जो एक फ्रंट लाइन बनी हुई है, दोनों वहां पर आमने सामने हैं। तो अगर दोनों देश एक दूसरे को जमीन देंगे, मतलब गिव एंड टेक वाली बात हो रही है, तो कौन सी जमीन दी जाएगी? अब जमीन दी जाएगी यूक्रेन की, मतलब यूक्रेन की जमीन है, वो जमीन यूक्रेन रशिया को देगा और रशिया वही जमीन यूक्रेन को देगा। अब यहां पर अगर अदला बदली जमीन की होगी तो अल्टीमेटली जो आखिरकार जो नुकसान होना है वो तो ज़ेलेंस्की को ही होना है। और ज़ेलेंस्की को ये बात ऐसे बताई जा रही है, ट्रंप ऐसे बता रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ा एक फैसला करने वाले हैं जिससे ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। ट्रंप ने जो पूरी बात कही वो मैं आपको बताऊं। उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, फैसला होगा, फैसला ज़मीन की अदला बदली से होगा। इसके अंदर थोड़ा नुकसान रूस को होगा, थोड़ा नुकसान यूक्रेन को होगा, थोड़ा अच्छा बुरा दोनों देशों के लिए होगा, लेकिन अल्टीमेटली फैसला हो जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे की बात जो समझने की है वो ये है कि जैसा मुर्तज़ा ने कहा कि ये सारा जो फैसला होना है, ये सारी जो बातचीत होनी है, ये यूक्रेन की ज़मीन को लेके होनी है। इसमें रूस की 1 इंच भी ज़मीन ऐसी नहीं है जिसको देने की बात हो रही हो। वो एरिया जो रूस ने कब्जा लिया है यूक्रेन का, उसके ऊपर फैसला होना है। कुछ ज़मीन जो है, मतलब अगर उन्होंने मान लीजिए कि 100% एरिया कब्ज़े में लिया हुआ है जो उनके कब्ज़े में, तो उसमें से हो सकता है कुछ परसेंट वो यूक्रेन को वापस कर दें, कुछ परसेंट अपने पास रख लें। मतलब अल्टीमेटली नुकसान यूक्रेन का होना। और इसके बाद से ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए, क्योंकि पहली चीज़ तो ये थी कि ज़ेलेंस्की इस मीटिंग में हिस्सा बनना चाहते थे। अब आप सोचिए, यूक्रेन के बारे में फैसला होना है और यूक्रेन को इन्वाइट ही नहीं किया गया। ज़ेलेंस्की इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने साफ मना कर दिया कि मैं ज़ेलेंस्की के साथ टेबल पे नहीं बैठूंगा। अब टेबल पे जो लोग बैठ रहे हैं वो पुतिन है और ट्रंप हैं। इसको लेके नेटो देशों के अंदर, जो यूरोप के नेटो देश हैं, खासतौर से जो 5 बड़ी पावर्स जिन्हें माना जाता है यूरोप के अंदर, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है और पोलैंड है और फ्रांस है। इन 5 देशों ने कहा है कि बिना यूक्रेन के फैसले को हम नहीं मानेंगे और यूक्रेन के लिए हम आगे आएंगे लड़ने के लिए। ये बहुत साफ मैसेज है। तो ये एक तरह से दिखा रहा है कि ये युद्ध जो खत्म करने की बात कर रहे हैं ट्रंप एक मीटिंग से, वो होने वाला नहीं है और यूक्रेन का युद्ध जो है वो बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं, उलझने वाला है। और अगर इसमें यूरोप जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है तो ये आप समझ लीजिए कि ये जंग जो है फिर सिर्फ डोनबास के इलाके में नहीं आएगी। पुतिन फिर उससे आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि फिर उनके सामने जो टारगेट होंगे बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे और उनके सामने जो अपोनेंट होंगे, जो अभी तक कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं, वो उनके एकदम सामने होंगे। लेकिन इन सारी बातों में ना विरोधाभास बहुत ज़्यादा है। अब नेटो मुल्क जो हैं, जो यूरोप के मुल्क हैं, जो 5 मुल्कों की बात बताई, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, पोलैंड है और जर्मनी है, ये जब ये बात करते हैं कि हम यूक्रेन की तरफ से लड़ना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम ये है कि इनको भी हथियार जो हैं वो अमेरिका से ही मिलते हैं। अमेरिकन हथियार के भरोसे ही ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर अमेरिका से हथियार मिलने बंद हो जाएं तो ये यूरोपियन पावर्स स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगी, खड़े नहीं हो पाएंगी रूस के खिलाफ। रूस एक बहुत इंडस्ट्रियलाइज नेशन है। इनकी जो सोवियत संघ के ज़माने से हथियारों की इंडस्ट्रीज चली आ रही हैं
उसके अंदर हथियार उस रेट से बनते हैं, उस रफ्तार से बनते हैं कि पूरा यूरोप मिलकर भी इस रेट का मुकाबला नहीं कर सकता, इस रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली हथियार अमेरिका से मिलने हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो बात सब जानते हैं वो ये है कि जब वो कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर वो इर्द गिर्द की सुनते नहीं है, किसी की बात का उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रोकने का फैसला, रोकने का इरादा वो पहले दिन से कह रहे थे। जब से उन्होंने सरकार बनाई थी यूएस के अंदर, वो प्रेसिडेंट बने थे, तब से ही उनका ये दावा था कि मैं लड़ाई रुकवा दूंगा, मैं लड़ाई रुकवा दूंगा। लड़ाई रुकी नहीं, चलती रही। और अब इस मीटिंग से ऐसे संकेत हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत जो है रिलीफ मिले यूक्रेन को। देखिए, यूक्रेन जो है वो इस वक्त ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां उसके सामने एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है। अब जो ऑप्शन ट्रम्प दे रहे हैं यूक्रेन को, उसमें यूक्रेन को कोई नफ़ा होने वाला नहीं है। ये बात साबित हो चुकी है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी ज़मीन छोड़िए और कुछ ज़मीन पुतिन भी छोड़ेंगे, यानी कि यूक्रेन की ज़मीन की अदला बदली होगी और इस तरह ये मामला सुलझाने की बात हो रही है। तो एक तरह से पुतिन को एक गारंटी दी जा रही है कि भाई आप ये जंग जो है एक तरह से जीतने वाले हैं और ट्रम्प जो है उस पर मोहर लगाने वाली है अपनी। अब इसमें एक बात और है कि जो ये जब भी इस तरह का कोई मुआहदा या इस तरह की कोई बात हुई है, समझौता होने की बात हुई है, तब यूक्रेन की तरफ से ऐसा बड़ा अटैक हुआ है रूस के ऊपर, जिसने चीज़ों को एकदम से, क्या हम कह दें कि उसने पानी फेर दिया है। अब इससे पहले जो अटैक हुआ था रशिया के जो 2-3 एयरबेस हैं, परमाणु जहां एयरक्राफ्ट भी थे, वहां पर अटैक हुआ था। तो उसकी वजह से काफ़ी जो हम कहें माहौल काफ़ी बिगड़ गया था और पुतिन ने कहा था कि भाई ये एक रेड लाइन की तरह थी रूस के ऊपर जो हमला है, और इसका बदला बहुत तेज़ी से लिया रूस ने। और मई से जुलाई के बीच में जितने हमले हुए हैं वो इतने बड़ी तादाद में हुए, इतने भीषण हमले हुए कि पिछले 3.5 साल के युद्ध में नहीं हुए थे। सिर्फ कीव के इलाके में 72 लोगों की जान गई है। और जिस तरह से पुतिन ने रोज 1000 से 2000 ड्रोन से अटैक किया है इस दौरान, उससे साबित हो गया है कि रूस की जो मिलिट्री पावर है, जो उसके हथियार बनाने की और उनको जो इस्तेमाल करने की जो ताकत है, उसके बराबर ना यूक्रेन ठहरेगा और ना ही सुहेल, जैसे कि आपने बताया कि नेटो जो है वो भी जूझता नजर आएगा। हाँ, बिना अमेरिका के तुम बहुत मुश्किल है कि रूस की वॉर मशीनरी का मुकाबला कर पाए। और दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन ने न सिर्फ अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, बल्कि दूसरे रिसोर्सेज बाहर से भी इस्तेमाल इस जंग के अंदर किए हैं और उसने उनको एक एज दिया है इस लड़ाई के अंदर। पहले कोरिया से मदद ली गई, चीनी लड़ाकों की बात सुनने में आई, ईरान और ईरान के शाहिद ड्रोन ने तो तहलका मचाया हुआ है पूरे यूक्रेन के अंदर, और पाकिस्तानी लड़ाके भी इस लड़ाई में शामिल हुए रूस की तरफ से। तो एक तरह से ये देखिए कि जितने भी मित्र राष्ट्र हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो मदद दे सकते हैं, उनसे खुलकर मदद ली है रूस ने, और इसी वजह से एक डेफिनेट एज उनके पास है। लेकिन इस मीटिंग पर वापस आते हैं। देखिए, इस मीटिंग को अगर मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊं, जो कुछ ट्रंप ने कहा है वो ऐसा है कि आपके मकान पे 3 कमरे हैं और कोई आदमी आए और उनमें से 2 कमरों पे कब्जा करके बैठ जाए। फिर कोई इलाके का दादा या कोई बड़ा आदमी आए और ये कहे कि नहीं यार, हम इस लड़ाई को हल करते हैं, ऐसा है, 1 कमरा ये रख लेंगे, 1 कमरा आप रख लीजिए। तो बिल्कुल वही करने की बात जो है वो ट्रंप कर रहे हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा हलचल हो गई है। ज़ेलेंस्की, जैसा मुर्तज़ा ने कहा, कि हो सकता है अटेम्प्ट ये किया जाए कि इस बातचीत से पहले कुछ इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि फिर पुतिन और ट्रंप की बातचीत में हल ना निकले। लेकिन उसके आसार मुझे कम लग रहे हैं। इनफैक्ट कहा यह भी जा रहा है कि जो हवाई हमले हैं जिनसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है यूक्रेन को, हो सकता है पहला स्टेप वो हो कि रूस हवाई हमलों को बंद कर दे। अगर रूस हवाई हमलों को बंद करता है तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा यूक्रेन के लिए। ये फिलहाल तो रिलीफ होगा, लेकिन बात यह है कि ये वक्त रूस को भी मिलेगा कि वो अपना जो ड्रोन का उत्पादन है या फिर मिसाइल का उत्पादन है वो तेज़ी से बढ़ाए। और हमने देखा है कि ईरान और इजराइल, जिसकी हम आगे बात करेंगे, दोनों देश के बीच में इस वक्त युद्ध विराम चल रहा है, और सब जानते हैं कि दोनों देश इस वक्त अपने हथियारों को लेकर और अपनी जो प्रिपरेशन है युद्ध को लेकर वो काफ़ी तेज़ी से इन्होंने शुरू कर दी है। तो रूस के लिए ये अगर युद्ध विराम होता है या फिर पार्शियल युद्ध विराम होता है और रूस जो है वो हवाई हमले बंद करता है, तब रूस भी
जो अपनी उत्पादन क्षमता है वो और तेज बढ़ाएगा, और तो क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक वो पूरी तरह से जीत हासिल नहीं कर लेगा अपनी शर्तों पे, तब तक उसके लिए यूक्रेन को किसी भी तरह से राहत देने वाली बात जो है वो मुझे नज़र नहीं आती है। क्योंकि रूस जो पुतिन के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक रूस अपने मकसद हासिल नहीं करेगा तब तक वो कोई समझौता नहीं करेगा। तो रूस समझौता नहीं करेगा, और जैसा मुर्तज़ा ने अभी कहा कि रूस का जो सबसे स्टॉन्च अलाई है इस वक्त, जो जिस देश ने सबसे ज़्यादा रसद पहुंचाई है रूस को, वो ईरान है। ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने यूक्रेन में हड़कंप मचाया हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी हथियार ने पहुंचाया है तो वो शाहिद ड्रोन्स हैं। बहुत कम कॉस्ट में ये ड्रोन्स तैयार होते हैं। ईरान ने एक फार्मूला तैयार किया, सस्ते ड्रोन से जहां चाहे आप अटैक कर दीजिए, और उसकी वजह से यूक्रेन को लगातार बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है उन ड्रोन से लड़ने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि युद्ध विराम है ईरान और इजराइल के बीच में। ईरान ने अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कहूँ या मिलिट्री एक्टिविटी कहूँ, उसको एकदम से बढ़ा दिया है। आप जानते हैं कि जो लड़ाई हुई हमास के हमले के बाद से इजराइल ने एक एक करके जो अलाइज थे, जो पूरा एक रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता था, जो ईरान के अलाइज मौजूद थे इजराइल के चारों तरफ, उनको कमज़ोर किया। जिसमें सबसे बड़ा नाम था हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह की जो टॉप कमांड थी उसको इजराइल ने लगभग ख़त्म कर दिया लेबनान के अंदर, ठीक है। नसरल्ला को बंकर के अंदर मार दिया, और उसके बाद जो उनके डेप्यूटीज़ आए उनको भी एक एक करके ख़त्म कर दिया। उसके अलावा जो उनके ड्रोन्स वहाँ जो उनके मौजूद थे हथियार, उन पर भी बहुत तगड़ा हमला किया। इनफैक्ट हमले अभी भी जारी हैं। लेकिन अब ईरान ने दोबारा से कोशिश की है हिजबुल्लाह को रिवाइव करने की। ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो हेड हैं, अभी नए बने हैं अली लारिजानी, वो जो है इराक के दौरे पे गए और लेबनान के दौरे का भी दौरा है उनका। अब इन दो देशों के दौरे का बहुत अहमियत है, क्योंकि ये दोनों देश ईरान के यहाँ की जो मिलिशिया हैं वो ईरान के बहुत बड़े समर्थक हैं, और एक तरह से सालों ईरान से उनको मदद मिली है। हमने देखा है कि इराक के जो मिलिशिया हैं, हशद अल-शाबी हो गए या कताइब हिजबुल्लाह हो गए, ये जो ग्रुप्स हैं ये तो अमेरिका के युद्ध के बाद वहाँ पे आए हैं। लेकिन जो हिजबुल्लाह है, लेबनान का हिजबुल्लाह, वो 1982 में कायम हुआ था, और उसको ईरान की काफ़ी लंबी मदद रही है। तो हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान को एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब क्या है कि ईरान जो है वो लेबनान में दोबारा दखल दे रहा है और इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन ईरान ने कहा है कि भाई अगर हिजबुल्लाह नहीं रहेगा तो लेबनान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो जो है उसको काफ़ी नुकसान होगा, और उसे इजराइल से ख़तरा है। और अगर कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इजराइल के ख़िलाफ़ लेबनान के अंदर तो वो हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। अब इस दौरे का क्या मायने हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सीरिया जो है वो इस वक्त वहाँ पर जुलानी की हुकूमत है, और जुलानी जो है वो ईरान का दुश्मन माना जाता है, या हम कहें कि बशर अल-असद का दुश्मन, क्योंकि बशर अल-असद की सरकार जो है उसके आने के बाद से वहाँ से उखड़ गई और ईरान ने अपना एक बड़ा एलाई खो दिया। अब अली लारिजानी का वहाँ पे जाना इसलिए बड़ा मैसेज है क्योंकि ईरान बताना चाहता है कि हिजबुल्लाह को उसने अकेला नहीं छोड़ा है। अब सप्लाई लाइन तो कटी हुई है ईरान से लेबनान के बीच में, लेकिन क्या इस सप्लाई लाइन को किसी भी जरिए क्या दोबारा कायम किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जनरल सुलेमानी हुआ करते थे ईरान के, जिनको कहा जाता है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ईरान की तैयार की थी उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था जनरल सुलेमानी का, और इस तरह के उन्होंने ये जो पूरा सिस्टम था इसको डेवलप किया था। बहुत बड़ी मात्रा में हथियार पहुंचाए गए थे, हिजबुल्लाह को ट्रेन किया गया था। इनफैक्ट हिजबुल्लाह ने जो लड़ाई हुई इजराइल के साथ, इस लड़ाई से पहले जो अटेम्प्ट किया था अंदर घुसने का, उसको भी रिपेल किया था, उनको पीछे हटने पर मजबूर किया था, और तब से वो बॉर्डर जो था वो कायम था और इजरायली फोर्सेस लेबनान में नहीं जाती थी। लेकिन हिजबुल्लाह के कमज़ोर होने के बाद उनको आज़ादी मिल गई अंदर तक जाने की, और इसी वजह से उनका रिवाइवल जो है, हिजबुल्लाह का रिवाइवल ज़रूरी है लेबनान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह नहीं होगा
तो लेबनान की फोर्सेस इस काबिल नहीं है कि वो इजराइल की फोर्सेस का मुकाबला कर सकें। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि लैंड रूट जो है वो ख़त्म हो चुका है। पहले जो हथियार सप्लाई होते थे ईरान से, वो इराक और सीरिया से होते हुए लेबनान पहुंचा करते थे, लेकिन अभी वो लैंड रूट जो है वो नहीं है, वो अपने हाथ से निकल चुका है, ईरान के हाथ से निकल चुका है। तो अभी उनको कोई ऑल्टरनेट तरीका ढूंढना पड़ेगा हथियारों को वापस पहुंचाने के लिए। देखिए, एक नया चैलेंज जो है वो लेबनान के अंदर भी पेश आ रहा है ईरान के लिए। वो ये कि लेबनान की जो सरकार है वो चाहती है कि हिजबुल्लाह जो है वो डिसआर्म कर दिया जाए, उनसे हथियार ले लिए जाएं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका ईरान लगातार मुखालिफत कर रहा है। और ईरान में बहुत पावरफुल शख्स हैं अली अकबर विलायती, जो 1981 से मेरे ख्याल से 90 के दशक के बीच तक वहाँ पर विदेश मंत्री रहे हैं। और इस वक्त वो ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामनेई जो हैं उनके एडवाइज़र हैं। उन्होंने कहा है कि लेबनान सरकार की ये जो लाइन है कि भाई हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, ये तो अमेरिका और इजराइल के रुख से मेल खाती है और ये उन्हें मंजूर नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसे लेकर ईरान जो है वो इस वक्त लेबनान के अंदर इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है और वहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स में वो एक मैसेज देना चाह रहा है कि ऐसा मुमकिन हो, ये ईरान नहीं चाहता। हाँ, देखिए, पैर उखड़ने से पहले ईरान चाहता है कि अगर उसके कंप्लीट पैर उखड़े लेबनान से, उससे पहले ही वो वापस अपने आप को रीएजर्ट कर सके, वापस अपने आप को वहाँ पर कायम कर सके। और उसका सिर्फ तरीका यही है कि हिजबुल्लाह को वापस रीआर्म किया जाए। लेकिन इजराइल ये कतई नहीं चाहेगा कि हिजबुल्लाह की ताकत दोबारा से बने, क्योंकि पहले जितनी बार भी हिजबुल्लाह ताकतवर होता है तो जो पूरा नॉर्थ का एरिया है इजराइल का, वो वर्नरेबल हो जाता है। साउथ का एरिया गज़ा की वजह से और हमास की वजह से वर्नरेबल है, और जो नॉर्थ का एरिया है वो हिजबुल्लाह की वजह से वर्नरेबल हो जाता है। इनफैक्ट जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो उस वक्त लाखों लोग नॉर्थ में, जो नॉर्थ इजराइल में रहा करते थे, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। वो होटल्स में जाके रहते थे। वो सारे शहर जो थे, जो जितने भी किबुत्स कहते हैं उनको, जो छोटे छोटे वहाँ गाँव बसे हुए थे, बस्तियाँ बसी हुई थी, वो सब खाली हो गई थी, क्योंकि लगातार अटैक हिजबुल्लाह का हो रहा था और कोई डिफेंस नहीं था। आयरन डोम होने के बावजूद भी रुकना मुश्किल था, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी बहुत होती है, बहुत करीब से फायर करते थे हिजबुल्लाह के लोग, और एंटी टैंक मिसाइल इस्तेमाल करते थे जो आयरन डोम भी नहीं रोक पाता था। और इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम से बंद हो गई थी पूरे नॉर्दर्न इजराइल में, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब जाके, मतलब करीबन 1.5 साल बाद जाके वहाँ पर दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, स्कूल्स खुलने शुरू हुए हैं, वापस वहाँ पर लाइफ थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज हुई है। तो इन हालात में इजराइल कतई भी नहीं चाहेगा कि हिजबुल्लाह दोबारा से मजबूत बने। लेकिन ये भी एक, मतलब एक तरह से एक खींचतान बन जाएगी, क्योंकि ना ईरान छोड़ना चाहेगा ना इजराइल छोड़ना चाहेगा। और इसके अंदर जो पॉन है, जो मोहरा है, वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह इस वक्त है इतना ताकतवर कि वो अपने आप को रीअसर्ट कर सके। देखिए, साउथ ऑफ लेबनान, जो साउथ का इलाका है लेबनान का, वो लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ है। और कहा जाता है कि जिस तरह हमास गाज़ा को जानता है और सुरंगों का नेटवर्क जिस तरह फैला हुआ है, वैसा ही एक बड़ा नेटवर्क जो है वो साउथ लेबनान में है। और हिजबुल्लाह ने हमेशा चाहा था कि इजराइल अगर ग्राउंड ऑपरेशन करता है लेबनान के अंदर, तो वो लेबनान में आए ताकि उसको उससे लड़ने का मौका मिले, क्योंकि वो अपने इलाके को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। और उसने एक बड़ा डेंट भी दिया था इजरायली सेना को, जब वो उसने लेबनान के अंदर घुसपैठ की थी इजराइल की सेना ने। और कई ऐसे इलाके थे जहां पर वो 3 से 4 या हद से हद 10 किलोमीटर तक पहुंचे थे, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि वहां पे जो रेजिस्टेंस था उसका, हिजबुल्लाह का, वो बहुत ही मजबूत था। तो ये साउथ लेबनान में जो इजराइल की कोशिश रही है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह घुटनों पे लाया जाए, वो अभी तक नाकाम साबित हुई है। डिस्पाइट कि हसन नसरल्लाह जो हैं वो की मौत हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो नईम कासिम जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप संभाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि हिजबुल्लाह के पास अब भी ऐसे हथियार हैं जो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये हथियार कब तक चलेंगे, क्योंकि जो फ्रेश सप्लाई जो है, जो ईरान से होती रही है, वो तो फिलहाल अभी बंद है और उसके आगे अभी जारी रहने के कोई इम्कान नज़र नहीं आते हैं। तो हथियारों की सप्लाई जो है वो एक मेजर चैलेंज है हिजबुल्लाह के पास। लेकिन
अभी वापस वहीं लौटते हैं जो जिससे हमने शुरू किया था, और वो है ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग। देखिए, ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग ये सिर्फ दो लोगों की मीटिंग नहीं है, ये दुनिया के दो ब्लॉक्स की मीटिंग है। एक तरह से दुनिया के बहुत सारे देश एक तरफ हैं, जिसमें अमेरिका है, पूरा यूरोप है, और उसके अलावा यूक्रेन है और उनके जो सपोर्टिंग मुल्क हैं, और दूसरी तरफ रूस है, चीन है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, और इनके सपोर्टिंग देश हैं। तो ये एक तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया जो पहले आप जब यूएसएसआर और यूएसए हुआ करता था, कोल्ड वॉर का वक्त था, तो उस समय जिस तरह से दो ताकत और दो ब्लॉक्स थे जो बीच में नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे, वो फॉर्मेशन वापस होते हुए दिखाई दे रही है क्लियरली। देखिए, अगले 72 घंटे बहुत अहम है। जब तक ये जो मीटिंग है, 24 घंटे के अंदर बताया गया है 137 फ्रंट पे हमले हुए हैं। अब इससे आप ये समझ लीजिए कि जो युद्ध की जो रफ्तार है या जो फ्रंट जो है वो कितने ज़्यादा एक्टिव है, और करीब 1 से 1,500 किलोमीटर का जो फ्रंट है पूर्वी यूक्रेन का, जो खेरसोन तक जाता है, वो वहाँ पर युद्ध जो है काफ़ी तेज चल रहा है। और इस वक्त कहा जा रहा है कि रूस के टारगेट पे 4 शहर हैं यूक्रेन के। एक खार्किव, सुमे, ज़पोरिज़िया और डोनेट्स्क के आसपास का जो एक बड़ा इलाका जो है, पुतिन चाहेंगे कि वो यहाँ पर अपनी मजबूत जो पकड़ जो है वो और बेहतर करें, और अगर वो यहाँ पर ज़्यादा इलाका कैप्चर करते हैं, कब्जे में लेते हैं, तब यूक्रेन जो है उसके लिए बातचीत की टेबल पर बहुत वो कमज़ोर नज़र आएगा, और इन इलाकों को छोड़ने के लिए उसे बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो त्यागनी पड़ेंगी। तो अल्टीमेटली ये एक तरह से एंड गेम है यूक्रेन के लिए। जैसा मुर्तज़ा ने कहा कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, इससे निकलना बहुत मुश्किल बात है, और ट्रंप से डील करना तो वैसे ही अपने आप में एक चैलेंज है। हम खुद भी महसूस कर ही रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से कि ट्रंप से डील करना आसान काम नहीं है। इस वक्त दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाना और उनसे डील कर पाना। तो अब मीटिंग जो है पुतिन और ट्रंप की, उसका क्या फ़ैसला होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि भले फैसला कुछ भी हो, अल्टीमेटली नुकसान जो है वो यूक्रेन को ही होगा।